नमस्कार। आज हम भारत की आरक्षण व्यवस्था पर एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हम सबके मन में है, पर जिस पर खुलकर बात करने से हम अक्सर हिचकिचाते हैं। तो चलिए इस जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, आज भारत में आरक्षण है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो असली और गहरा सवाल है ना, वो आरक्षण के होने या ना होने का नहीं है। सवाल कुछ और ही है। सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण का फायदा सच में उन लोगों तक पहुंच रहा है जो दशकों से समाज में सबसे नीचे हैं, सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फायदा बस वो लोग उठा रहे हैं जो सिस्टम में पहले से ही अपनी जगह बना चुके हैं? जरा ये फर्क देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। एक तरफ वो परिवार हैं जो 2-3 पीढ़ियों से रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये दोनों एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं? तो इसका मतलब साफ है, आज का जो सिस्टम है वो फेयर नहीं है। वो अपने असली मकसद में ही एक तरह से फेल हो रहा है, यानी उन लोगों की मदद करने में जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? हल छिपा है उपवर्गीकरण, यानी सब कैटेगराइजेशन के सिद्धांत में। मतलब सच्ची बराबरी लाने के लिए हमें कैटेगरीज को और ठीक से बांटना होगा। आइए देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से। इस एक बड़ी कैटेगरी के अंदर भी सामाजिक और आर्थिक लेवल पर बहुत बड़ी खाई है। सारी जातियां एक ही जैसी हालत में नहीं हैं, और ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें मानना होगा। तो प्रपोजल ये है कि एससी रिजर्वेशन को ही 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। सबसे पहले एससी ए, यानी वो सबसे पिछड़ी जातियां जिन्हें आज तक कोई फायदा नहीं मिला, मौका पहले उन्हें मिले। फिर बारी आए एससी बी की, और आखिर में एससी सी की। देखिए, असली सोशल जस्टिस तो यही है। अच्छा, अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है कुछ पावरफुल जातियों का दबदबा, जो आरक्षण के फायदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेती है, जबकि बाकी जातियां बस देखती रह जाती हैं। इसीलिए यहाँ भी वैसा ही 3 ग्रुप में विभाजन का प्रपोजल है: अत्यंत पिछड़े, पिछड़े और उन्नत ओबीसी। ऐसा करने पर ही ये पक्का हो पाएगा कि हर ओबीसी समुदाय को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन सिर्फ कैटेगरीज को बांट देना ही काफी नहीं होगा। हमें ये भी फिर से सोचना होगा कि आरक्षण का असली हकदार है कौन, और इसके लिए कुछ नए और एकदम साफ नियमों की जरूरत है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास, लेकिन उसे सिर्फ इनकम के आधार पर तय करना एक बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, एक गजेटेड ऑफिसर का बेटा और एक छोटे किसान का बेटा, भले ही दोनों की इनकम एक जैसी हो, क्या वो एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो नए नियम सुझाए गए हैं वो कई ज्यादा असरदार हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता पहले से ऑफिसर हैं, या परिवार में 2 लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं, या फिर 2 पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ मिल चुका है, तो उन्हें क्रीमी लेयर में माना जाना चाहिए। और ये एक बहुत ही बुनियादी सोच को दिखाता है कि आरक्षण पहली पीढ़ी को बराबरी पर लाने के लिए है, ये कोई जिंदगी भर का स्पेशल प्रिविलेज बनने के लिए नहीं है। और इसी बात को एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है कि आरक्षण एक सीढ़ी है, कुर्सी नहीं। मतलब इसका काम है लोगों को ऊपर चढ़ने में मदद करना, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए एक ही जगह पर बैठ जाएं। और यहीं पर एक बहुत बोल्ड आइडिया सामने आता है: आरक्षण के फायदों पर एक जेनरेशनल लिमिट लगाना। यानी हर परिवार को ज्यादा से ज्यादा 2 पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिले, और उसके बाद एक कंपल्सरी रिव्यू हो। क्योंकि अगर ये सुधार नहीं हुआ ना, तो ये सिस्टम अपने ही वजन के नीचे ढह सकता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें न्याय के उस असली रास्ते की तरफ ले जाती हैं जो शायद थोड़ा मुश्किल है, पर बेहद जरूरी है। यहाँ 2 रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक है आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देना, जो कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो बस प्रॉब्लम से मुंह मोड़ना हुआ। असली सोल्यूशन है आरक्षण को स्मार्ट बनाना, ताकि ये सच में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें ये याद रखना होगा, अगर हमने आज इन श्रेणियों को सही तरीके से नहीं बांटा, तो कल जो सबसे कमजोर है वो एक बार फिर पीछे छूट जाएगा, और कुछ ना करना भी एक तरह से नाइंसाफी को जारी रखने जैसा ही है। और आखिर में ये विचार हमें सोशल जस्टिस की एक नई और ज्यादा सच्ची परिभाषा देता है। सामाजिक न्याय का असली मतलब है अवसर की समानता, ना कि किसी पर स्थायी निर्भरता थोपना। और यही इस पूरी चर्चा का सार है।